Students, today's I will discuss the seventh lecture of basic mathematics और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मॉडुलस से रिलेटेड जो इनइक्वालिटीज के पहले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आई मीन टू से प्रॉब्लम्स की बात किए थे। ठीक है, उसी को थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए जो मॉडुलस पे इनइक्वालिटी बचा हुआ है आई मीन टू से प्रॉपर्टी बचा हुआ है उस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और आज ही मॉडुलस को हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था, कुछ याद करो आप, कि मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। हमने बताया था इट इज ट्रू फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R। हमने इसका सब केस को डिस्कस किया था, मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। मैं बोलूंगा इट इज ट्रू if x into y greater than or equal to 0। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई लेस देन मॉड x प्लस मॉड y if x into y लेस देन 0। फिर हमने ये भी बात बता दिया था कि मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन मॉड x प्लस मॉड y ये कभी पॉसिबल नहीं है। और इससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स भी बताया था, आई मीन टू से इसको प्रॉब्लम में यूज करने का हमने तरीका भी बताया था, कैसे प्रॉब्लम में यूज कर रहे थे। थोड़ा सा इसी समेशन वाले प्रॉपर्टी को और इनहैंस करेंगे हम लोग। जैसे आप एक बात बताओ कि हमने बताया था, याद करो, कि x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn का जो मॉड होगा ना वो लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2 प्लस अप टू मॉडुलस ऑफ xn होगा। मतलब हमने दो के मॉड का समेशन के बारे में तो हमने डिस्कस कर रखा था और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी हमने डिस्कस किया था कि उसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे, हमने ये बात बताया था कुछ एग्जांपल को लेकर हुए। अब जरा सोचो कि अगर हमने तीन में मॉड दे दिया, आई मीन टू से जस्ट x1 प्लस x2 प्लस x3 का जो मॉड है ना वो मैं बोलूंगा लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2 प्लस मॉडुलस ऑफ x3। इससे रिलेटेड भी हमारे पास 4 टाइप के क्वेश्चन ही बनेंगे। ध्यान देना, एक हमारे पास इक्वलिटी पे ले लो, एक लेस देन पे ले लो, थर्ड लेस देन और इक्वल टू लोगे। तो थर्ड अगर लेस देन और इक्वल टू लोगे तो मैं बोलूंगा x1 x2 और x3 के सारे वैल्यू के लिए वो सही होगा। और फोर्थ मैं बोलूंगा ये पूरे का मॉड जो होगा ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2 प्लस मॉडुलस ऑफ x3, तो मैं बोलूंगा वो तो कभी सही नहीं होगा। मतलब मेनली हमारे पास जो प्रॉब्लम का टाइप होगा हमारे पास इसमें या तो इक्वल टू साइन या फिर लेस देन साइन। तो इक्वलिटी साइन के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना कि x1 प्लस x2 प्लस x3 का जो मॉड होगा ना इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2 प्लस मॉडुलस ऑफ x3। मैं बोलूंगा इट इज ट्रू इफ x1 x2 x3 all are have the same sign, all of the same sign। have the same sign। ठीक है, हमने बता ही रखा है कि इक्वल टू साइन के बारे में यहाँ पे भी कि सारे का ये पूरे का मॉड हमारे पास इक्वल टू इंडिविजुअल का मॉड का समेशन होगा कब, जब सारे का हमारे पास समेशन का साइन सेम होना चाहिए। ठीक है, अब आइए लेके चलते हैं इसको प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका हम लोग समझते हैं। देखो अच्छे से क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग समझें। जैसे अगर हमने क्वेश्चन में दे दिया कि इफ fx प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड that is equal to modulus of fx plus 4 minus x square का mod plus 2, then fx is necessarily non-negative for x belongs to fill in the blanks। मतलब x के किस वैल्यूज के लिए fx का वैल्यू हमारे पास नॉन नेगेटिव होगा। तो आप पहले बताओ राइट हैंड साइड में किसका किसका मॉड है, fx का मॉड है प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड है प्लस 2 का मॉड, 2 का मॉड बोलो या 2 बोलो बात बराबर ही है। तो हम लोग का कोशिश ये होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में भी ना हमारे पास ये तीन टर्म ले आओ। तो आप बताओ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास fx प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये पूरे का मॉड that is equal to modulus of fx plus 4 minus x square का mod plus 2। अब बताओ क्या ये इसको फॉलो कर रहा है, ध्यान देना, सॉरी इसको फॉलो कर रहा है, आई मीन टू से कि इक्वलिटी साइन को फॉलो कर रहा है। तो
तो इक्वलिटी साइन को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास के सारे सेवन का साइन सेम होना चाहिए। तो सारे सेवन का साइन सेम होने का मतलब क्या है कि आप बताओ कि एफ एक्स के बारे में बोला गया नेसेसरली नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब एफ एक्स का वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा है। तो एफ एक्स का जब वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा है तो सारे टर्म का वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा लेंगे। अंडरस्टूड है। आप बताओ टू का वैल्यू हमारे पास तो वैसे भी जीरो से बड़ा है, ये जीरो या जीरो से बड़ा है, तो हमारे पास बच जाएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो मैं बोलूंगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसको सही होने के लिए। तो यहां से मैं बोल सकते हूं कि एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, आई मीन टू से एक्स लाइज बिटवीन प्लस 2 टू आई मीन टू से माइनस 2 टू प्लस 2। क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। तो ये 3 मॉड का समेशन हमारे पास रहेगा। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया है। एक तरीका तो आपके पास ये भी हमारे पास है कि मॉड के हमारे पास टर्म को मॉड के अंदर वाले टर्म को जीरो से इक्वेट करो, आई मीन ब्रेकिंग ऑफ मॉड का फंडा लगाओ। तो यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ मॉड का फंडा भी लगा के आप क्वेश्चन को बना सकते थे, क्योंकि एफ का वैल्यू तो ऐसे भी हमारे पास बोला गया है नॉन नेगेटिव है, ठीक है ना। तो उस पर दिमाग मत खराब करना, आप इसको लेकर चलना कि प्रॉपर्टी जो आप जान रहे हो उसको प्रॉब्लम में यूज हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। आइए इसी को थोड़ा सा और मैं इनहेंस करता हूं, ध्यान देना सारे लोग। x1 प्लस x2 प्लस x3 का जो मॉड हमारे पास है हमने बोल दिया लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2 प्लस मॉडुलस ऑफ x3। अब तुम एक बात बताओ, सारे लोग अच्छे से समझना है यहाँ पे, इसको मैं फिर इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, मॉडुलस ऑफ x1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2 प्लस मॉडुलस ऑफ x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 का मॉड। अब मेरी बात को अच्छे से समझो कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं fx मान लूं, ठीक है, तो fx हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 का मॉड। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ना कि fx का जो मिनिमम वैल्यू है वो है मॉडुलस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। क्यों? क्योंकि fx का वैल्यू मैंने बोल दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आई मीन टू से कि हमारे पास ग्रेटर देन क्या होगा, तो मैं बोलूंगा वेरी वेरी क्लोज टू इंफिनिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जब भी करेगा तो क्या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो fx इक्वल टू हमारे पास मॉडुलस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। मतलब बोलना ये चाह रहा हूं मैं कि इस एक्सप्रेशन का ना बोल सकता हूं कि अगर एक सिचुएशन मेरे पास इस तरीके से दिया हुआ है तो इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू होगा ना वो x1 प्लस x2 प्लस x3 का मॉड के बराबर होगा। मतलब बोलने का क्या सेंस है हमारा, तो ध्यान देना, आपके पास हो सकता है ना कि कुछ इस तरीके का 3 मॉडुलस का समेशन के फॉर्म में कोई हमारे पास क्वेश्चन हो, और उस क्वेश्चन में बढ़िया समझना, उस क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि पूरे एक्सप्रेशन आई मीन टू से 3 मॉडुलस का समेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, और मैं बोल दूं कि वो क्वेश्चन में वो एक्सप्रेशन जो है ग्रेटर देन कुछ भी मैं बोल दूं 12 है, तो पता लगा इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप ये देख लेना कि इसका मिनिमम वैल्यू जो होना चाहिए वो x1 प्लस x2 प्लस x3 के मॉड के बराबर होना चाहिए उसके सॉल्यूशन को एग्जिस्ट होने के लिए। तो अगर हमारे पास 12 या 12 से ज्यादा रहा एक्सप्रेशन का वैल्यू, तभी हम लोग उस इक्वेशन या इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास इसी से रिलेटेड पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन हो, जैसे सपोज करो हमने क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का दे दिया हो, ध्यान दो सारे लोग। क्वेश्चन ये है, देखना बच्चे, you find the values of alpha such that 2 into x square plus alpha x plus 3 का मॉड प्लस मॉडुलस ऑफ x square minus 5 प्लस मॉडुलस ऑफ x square plus 2 alpha x minus 1 का मॉड इक्वल टू 4 has at least one real solution। मेरे को ना अल्फा का वैल्यू चाहिए, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, मतलब मेनली पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन। तो खैर दिमाग उस पे खराब करना नहीं है। आप ये देखो 3 मॉडुलस का समेशन है, अब ये 3 मॉडुलस का समेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि अंदर वाले का समेशन का मॉड के बराबर होना चाहिए कम से कम। इस इक्वेशन को
कम से कम एक रियल सॉल्यूशन के लिए। जैसे हमने बता रखा है ना, चलो बताओ कि मॉडुलस ऑफ x1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2 प्लस मॉडुलस ऑफ x3 का जो मिनिमम वैल्यू है वो मॉडुलस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस ऑफ x1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2 प्लस मॉडुलस ऑफ x3 से रिलेटेड अगर इक्वेशन या इन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा और सॉल्व करने की बात करेगा ना, तो आप ये दिमाग में लगा देना कि हमारे पास देख लो इसका पूरे का मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास है क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 के मॉड के बराबर है कि नहीं। आई मीन टू से उसके बराबर या फिर उससे ज्यादा को कोरिलेट किया गया है कि नहीं इक्वेशन। जैसे आप बताओ इसका सॉल्यूशन को एग्जिस्ट होने के लिए, इसका कम से कम एक रियल सॉल्यूशन के लिए आप बताओ तो जरा। इसको मैं लेकर चलूं 2 को तो मॉड के अंदर ले आ सकता हूं मॉड के प्रॉपर्टी से, 2x स्क्वायर प्लस 2 अल्फा x प्लस 6 का मॉड हो गया ये, ठीक है। प्लस मैं इसमें ऐसा बोल देता हूं कि 5 माइनस एक्स स्क्वायर कर देता हूं। मॉड के अंदर माइनस प्लस बात तो बराबर ही है। इसमें भी मैं माइनस साइन कॉमन करते हुए मैं ऐसा करता हूं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x और प्लस 1 कर देता हूं इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ कि ये तीनों का समेशन का मिनिमम वैल्यू सॉल्यूशन को एग्जिस्ट होने के लिए मैं ऐसा बोलूं कि हमारे पास बता सकते हो कि 2x स्क्वायर प्लस 2 अल्फा x प्लस 6 तीनों को ऐड कर देता हूं प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x प्लस 1। देखता हूं ये पूरे का समेशन का वैल्यू क्या आता है। तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास, 2 अल्फा x से 2 अल्फा x कैंसिल हो गया हमारे पास, 6 प्लस 5 11 11 प्लस 1 12। I mean 12 what does it mean by this? It means only that कि जरा ध्यान दो कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ x1, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ x2 और इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ x3, तो इसका मतलब है कि x1 का मॉड प्लस x2 का मॉड प्लस x3 का मॉड का जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 12। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तो मिनिमम वैल्यू 12 होगा तभी इस इक्वेशन का कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हमारे पास ये पूरे का समेशन का वैल्यू दिया हुआ है 4, मतलब इससे भी कम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा के किसी भी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। आई मीन टू से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं कि मॉडुलस ऑफ x1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2 प्लस मॉडुलस ऑफ x3 का जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास वो वैल्यू हमारे पास है 4 है। तो मैं बोलूंगा इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल मींस हमारे पास बोल सकते हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू 5। क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? ध्यान दे रहे हैं? तो पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन मॉडुलस में ना ज्यादा मजेदार होगा। और ये ध्यान रखना अगर 3 का मॉडुलस का समेशन इक्वल टू कोई कांस्टेंट या कुछ भी दे दिया जाए ना, तो देख लेना अंदर वाले का समेशन का वैल्यू, आई मीन टू से सॉल्यूशन को एग्जिस्ट होने के लिए अंदर वाले का समेशन का जो मॉडुलस का वैल्यू होना चाहिए वो कम से कम, मैं बोल दूं इसका और इसके समेशन के बराबर होना चाहिए अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो। इट शुड बी रिमेंबर। तो प्रॉब्लम में कैसे यूज कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ x1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2 प्लस मॉडुलस ऑफ x3 का जो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, मॉडुलस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, और उसको प्रॉब्लम में यूज कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना सबको? क्लियर है ना? तो चलो और आगे बढ़ाते हैं इसी में। देखो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं आपके पास होमवर्क में दे देता हूं, ध्यान देना सारा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा सच दैट 2 into x स्क्वायर प्लस अल्फा x प्लस 3 का मॉड प्लस x स्क्वायर माइनस 5 का मॉड प्लस मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 अल्फा x प्लस 1 इक्वल टू 50 has at least one real solution। ये मैं होमवर्क में दे दे रहा हूँ, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? और इसी मॉड की प्रॉपर्टी को थोड़ा मैं और आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान देना सारे लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग अब बात करते हैं, ध्यान दो। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn का जो मॉड होगा, अगर हमने बोल दिया लेस देन मॉडुलस ऑफ x1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2 प्लस अप टू मॉडुलस ऑफ xn,
जैसे हमने बता दिया, याद करो हमारे पास कि एक्चुअली ये प्रॉपर्टी हमारे पास लेस देन और इक्वल टू है होता है x1 x2 x3 अप टू xn के सारे वैल्यू के लिए। इक्वल टू से फोल्ड कब करेगा तो मैं बोलूंगा सारे का सम एंड का साइन सेम होगा। अब मैं बोलूं सिर्फ लेस देन का होल्ड करेगा तो मैं बोलूंगा इज ट्रू इफ at least one of them is should have different sign. At least one of them should have different sign. Should have different sign करने का सेंस क्या हुआ कि जैसे सपोज करो हमारे पास 3 मॉडुलस से रिलेटेड समेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है और इनइक्वालिटी वहां पे होल्ड कर रहा है और सॉल्व करना है मेरे को, तो देख लूंगा मैं कि हमारे पास तीनों का साइन में से किसी दो का साइन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो हमने क्या बोला है कम से कम एक का साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर दो का साइन पॉजिटिव है तो तीसरे का साइन नेगेटिव कर ले। समझ में आ रहा है? जैसे इसको क्वेश्चन के तरीके से हम लोग समझते हैं, ध्यान दो सारे लोग। अगर मैंने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि सॉल्व, देखो सारे लोग, मॉडुलस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस मैं बोल दूं e टू द पावर x प्लस 1 और प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कर देता हूं, माइनस 3 ये कर देता हूं, मेरे को सॉल्व करना है। 3 मॉड का समेशन है, ध्यान दो सारे लोग। तो यही टर्म हम लोग पहले यहां पे ले आते हैं तो बिल्कुल आ जाएगा आराम से। साइन स्क्वायर एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 कर दिया। आई मीन टू से माइनस 2 है तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो माइनस 3 होगा, तो 1 को ऐड भी करना पड़ेगा, तो e टू द पावर x प्लस 1 कर देता हूं मैं, तो लेस देन मॉडुलस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ e टू द पावर x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मॉड। हमने क्या बताया कि ये हमारे पास इनइक्वालिटी, आई मीन टू से कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस e टू द पावर x प्लस 1 का मॉड लेस देन मॉडुलस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ e टू द पावर x प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। इनइक्वालिटी ये होल्ड कब करेगा तो मैं बोलूंगा कम से कम एक का साइन डिफरेंट होना चाहिए। आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ये भी पता है कि e टू द पावर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो जब दो ग्रेटर देन 0 हुआ तो पक्की बात है कि इसका हम लोग लेस देन 0 कर देंगे। क्यों? एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड हैव द डिफरेंट साइन करने का मतलब तो यही हो गया ना हमारे पास। तो मैं यहां से बोल दूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज लेस देन 0, आई मीन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 3, देयरफॉर आई मीन टू से कि और मैं कर दूं मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 3, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं हम लोग, तो यहां से मैं बोल दूंगा x का वैल्यू माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 के बीच में जाएगा। क्या बोल रहे समझ में आ रहा है ना सबको? क्लियर है ना? तो आइए ध्यान देना, मॉडुलस से रिलेटेड हमारे पास प्लस में हमने प्रॉपर्टी पढ़ा दिया है। अब आइए लेके चलते हैं एक लास्ट माइनस में प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं आप लोगों को होमवर्क में, उसको आप बना लेना। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड तो हमने क्वेश्चन बता ही रखा है, फिर भी आप एक क्वेश्चन कॉपी कर लो। आप ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं आप लोगों को इसके पहले क्लास में, ठीक है? आप इसको कॉपी कर लो। Find the minimum value of modulus of x minus p plus modulus of x minus 15 plus modulus of x minus p minus 15 if x lies between p to 15 and p lies between 0 to 15। आंसर हमने दे दिया है 15। एक और प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। हम लोग ने प्लस वाला प्रॉपर्टी पढ़ा रखा है मॉडुलस का, अब माइनस में लेकर चलते हैं। x1 minus x2, I mean to say modulus of x1 minus x2 is greater than or equal to modulus of x1 minus modulus of x2 का mod। I mean to say कि modulus of x1 minus x2 is greater than or equal to modulus of x1 minus modulus of x2 for all x1 x2 belongs to real number। किसी ने बोल दिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वैलिड है तो मैं बोलूंगा बिल्कुल वैलिड है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वैलिड है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लोगों को अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेंस में इस प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ना है, ठीक है? एक बात और ध्यान में रहे
कि जैसे हमने बताया था समेशन में ना x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn तक बताया था मैंने समेशन में। तो किसी बच्चे ने यहाँ पे क्वेश्चन एनालाइज किया कि अगर x1 माइनस x2 माइनस x3 माइनस डॉट 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 अप टू xn तक लेकर चले, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर n तक लेकर चले, तो क्या n तक के लिए सब्ट्रैक्शन का जो फंडा है हमारे पास प्रॉपर्टी है वो वैलिड है होगा? तो मैं बोलूंगा नहीं, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ दो ही के लिए अप्लीकेबल होता है। अब बोलेगा कि अप्लीकेबल क्यों नहीं होता है? तो आप इसको प्रूफ बहुत आराम से कर सकते हो कि आप 3 तक लेकर चलो, 3 या 3 से ज्यादा लेकर चलो, आई मीन x1 x2 और x3 लेकर चलो, और देख लोगे कि हमेशा हमारे पास LHS RHS के आई मीन टू से इस इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं करेगा LHS और RHS। ठीक है, तो खैर एनीवे उस पर दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पास, ठीक है, हमने आपके पास एक प्रॉपर्टी दिया x1 x2 के सारे वैल्यू के लिए होगा, और यहाँ पे भी इक्वालिटी साइन की बात करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे भी क्वेश्चन का टाइप तो यही होगा कि ये पूरे का मॉड ग्रेटर देन ये दे दिया जाए, फिर ये पूरे का मॉड इक्वल टू ये दे दिया जाए। ग्रेटर देन और इक्वल टू देगा नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू देगा तो x1 x2 के सारे वैल्यू के लिए होगा। तो मेनली तो हम लोग प्रॉब्लम के टाइप के अकॉर्डिंगली समझना चाहेंगे, क्यों? इस पे बेस्ट तो प्रॉब्लम ही आएगा। तो आओ ध्यान देते हैं। अगर हमने बोल दिया कि x1 माइनस x2 का मॉड, आई मीन टू से मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x1 माइनस मॉडुलस ऑफ x2 इज ट्रू इफ, सबसे पहली बात कि दोनों का साइन सेम होना चाहिए, x1 एंड x2 हैव द सेम साइन, एंड मॉडुलस ऑफ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x2 होना चाहिए। दैट मींस मैं बोलूंगा कि x1 into x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस ऑफ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x2। ध्यान देना, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे पास, ये दोनों हमारे पास कंडीशन फॉलो करेगा इस प्रॉपर्टी के लिए। आई मीन टू से कि अगर क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का टाइप अगर ऐसा होगा ना, तो मैं बोलूंगा कि x1 into x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सॉल्व कर देना, फिर मॉडुलस ऑफ x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x2 सॉल्व कर देना। यहां से x का वैल्यू आएगा, यहां से x का वैल्यू आएगा, लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास एडवेंस इंटरसेक्शन होता है, ये मैंने पहले पढ़ा रखा है। तो आइए इस पे बेस्ट एक प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो कि अगर हमने क्वेश्चन में दे दिया सॉल्व x टू द पावर 4 माइनस 9 माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 का ये जो मॉड है ना, इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 9 का मॉड माइनस x स्क्वायर प्लस 3 का मॉड मेरे को सॉल्व करना है। तो आप बताओ, ये बिल्कुल उसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो मैं सॉल्यूशन में बोलूंगा ना, इट इज ट्रू इफ दोनों हमारे पास एक्सप्रेशन, आई मीन टू से x टू द पावर 4 माइनस 9 इनटू x स्क्वायर प्लस 3 का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड हम लोग बोलेंगे x टू द पावर 4 माइनस 9 का जो मॉड होगा ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 का मॉड। अब दोनों को बारी बारी से सॉल्व करो, बेसिक फंडामेंटल ऑफ मॉडुलस लगाओ, और बारी बारी से सॉल्व करके दोनों से x का वैल्यू निकालेंगे और लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो आप बताओ, यहां से हम लोग बोल सकते हैं ये पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 0 कर सकते हो, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, शायद मैंने बता रखा है। तो इसको भी हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं ना, कि x स्क्वायर माइनस 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 3, इससे मल्टीप्लाई कर दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया है ना। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना कि ध्यान देना कि x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यहां से मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू √3, आई मीन टू से कि और x ग्रेटर देन और इक्वल टू √3 और x लेस देन और इक्वल टू माइनस √3, ये हमारे पास फर्स्ट होगा। देख लो बच्चों, सारे लोग क्लियर है ना? वेट, अब इसकी बात करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, इसको भी फैक्टराइज कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 3 इंटू x स्क्वायर माइनस 3, ये पूरे का मॉड कर लूं मैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, मॉड का प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर दो, x स्क्वायर प्लस 3 का मॉड इनटू मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। अब बताओ, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहां से बोल सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3 का जो मॉड होगा ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मॉडुलस का प्रॉपर्टी लगा दो, तो x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x स्क्वायर माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू माइनस 1, इसको x स्क्वायर इस साइड ले जाओगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, आई मीन टू से x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x लेस देन और इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, ये सेकंड हम लोग लेते हैं। अब बताओ, यहां से हमारे पास x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2 हो गया, मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू √2, तो x का वैल्यू माइनस √2 से प्लस √2 के बीच में, ये भी सेकंड ही है,
पता है क्यों सेकंड है? क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर रखा है, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आइदर दिस और दिस, आई मीन दिस और दिस। याद रखना मेरी बात को, समझने की कोशिश करना। तो ये सेकंड और ये फर्स्ट, तो हमारे पास फाइनली फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड लेकर चलेंगे, जो होगा वो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप बता सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड की बात करता हूँ तो नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड माइनस इनफिनिटी, राइट हैंड साइड प्लस इनफिनिटी होगा। अब नंबर लाइन पे जो जो डिजिट दिखाई दे रहा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा दो। तो सबसे पहले मैं दिखा दूंगा -2, उसके बाद -√3, उसके बाद -√2, उसके बाद दिखा देंगे हम लोग √2, फिर √3 और उसके बाद 2। ठीक है, अब बताओ फर्स्ट में बोला गया ग्रेटर देन और इक्वल टू √3, ग्रेटर देन और इक्वल टू √3 और लेस देन और इक्वल टू -√3। हमने ये कैसे एक्सटेंड कर दिया लाइन के ऊपर। सेकंड में बोला गया -√2 से +√2, -√2 से +√2 हमने लाइन के नीचे साइड कर दिया। और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ये हो गया, और लेस देन और इक्वल टू -2, लेस देन और इक्वल टू -2 ये हो गया। तो आप यहाँ पर से देख रहे होंगे कि हमारे पास ऊपर नीचे कॉमन पार्ट हमारे पास जो चला गया -2 से लेस और 2 से ग्रेटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 क्लोज इंटरवल, -2 पे क्लोज पड़ेगा यूनियन, क्योंकि -2 ऊपर नीचे दोनों है, और यहाँ पर से 2 से इन्फिनिटी। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना? तो मॉडुलस से रिलेटेड आई थिंक सो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान देना, ये इक्वालिटी बेस्ड हुआ। अब आइए इसी में लेके चलते हैं इनइक्वालिटी बेस्ड। आई मीन टू से कि जैसे हमारे पास मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 जो हुआ, मैंने बोल दिया इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x1 माइनस मॉडुलस ऑफ x2 इज ट्रू ओनली व्हेन x1 into x2 greater than or equal to 0 and modulus of x1 is greater than or equal to modulus of x2। तो उसको प्रॉब्लम में यूज कैसे किया हमने बताया। लेकिन अगर हमने बोल दिया कि modulus of x1 minus x2 this one is greater than modulus of x1 minus modulus of x2, मैं बोलूंगा ये पॉसिबल कब होगा, तो मैं बोलूंगा is true if x1 and x2 have opposite in sign। देखो बेटा, मैं आपके पास ना प्रूफ अभी जानबूझकर नहीं बता रहा हूं। मजा आएगा प्रूफ पढ़ने में जब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग इन करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ही इन करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रूफिंग इसका पढ़ना ही है। तो वहां पे अगर पढ़ लेंगे ना तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। रीजन बिहाइंड इट कि उसको ज्योमेट्रिकली और एनालिटिकली दोनों तरीके से पढ़ेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर वैलिड हो गया वो, ध्यान देना मेरी बात को, तो डेफिनेट है रियल नंबर के लिए वैलिड होगा ही होगा। तो इस पे प्रूविंग पे दिमाग मत खराब करो आप ना सिर्फ प्रॉब्लम में इसको यूज करने का तरीका सीखो कि कैसे किसी प्रॉपर्टी को मैं प्रॉब्लम में यूज कर रहा हूं। यूज करने का तरीके को अगर आप सीख लोगे तो गारंटी है कि क्वेश्चन आपसे रुकने वाला नहीं है। एनीवे, तो आप बताओ कि अगर क्वेश्चन का टाइप ऐसा रहा तो डायरेक्टली मैं बोल दूंगा कि x1 into x2 हैव डिफरेंट साइन। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बोल सकते हैं ना कि x1 into x2 का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन का टाइप अगर ये रहा तो इसको सॉल्व करने का तरीका, तो एक तरीका तो ये है कि ब्रेकिंग ऑफ मॉड का फंडा लगा दो। दूसरा तरीका ये हमारे पास हुआ कि x1 into x2 का वैल्यू लेस देन 0 कर दो। तो मुझे लगता है कि सेकंड मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट, आई मीन सेकंड मेथड इज मोर इजियर देन फर्स्ट मेथड फॉर ब्रेकिंग ऑफ मॉड वाला फंडा। इज इट क्लियर नॉट? एनीवे, तो चलो ध्यान दो, इस पे भी जस्ट एक दो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे सपोज करो कि अगर मैंने बोल दिया सॉल्व x to the power 4 minus 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये पूरी का जो मैंने दे दिया मॉड इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x to the power 4 minus 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। मेरे को सॉल्व करना है, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? तो सॉल्यूशन में हमने क्या बोलना है, इट इज ट्रू इफ, अभी हमने बता दिया था x1 x to the power 4 minus 9 into x स्क्वायर प्लस 3 दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हो तो x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेस देन 0। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज लेस देन 0 आ गया, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 3 आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। मॉडुलस का फंडा लगा दो तो x का वैल्यू -√3 से +√3 के बीच में आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना सबको, क्लियर है ना? एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, आई मीन एक मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन का टाइप और मैं आपको डिस्कस करता हूं, जो अभी जेई का पैटर्न चल रहा है, जेई मेन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, बढ़िया से समझना सारे लोग। अगर मैं बोलूं fx to the power gx
इक्वल टू 1, देन क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? एफ एक्स टू द पावर जी एक्स इक्वल टू 1 रहा तो मैं बोलूंगा देन पक्की बात है, या मैं बोलूंगा इज ट्रू इफ, पहली बात तो मैं बोल दूं कि एफ एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए, ध्यान दो मेरी बात को बढ़िया से, या फिर जी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। मेरी बात को अच्छे से समझना, एफ एक्स का वैल्यू 1 का पावर समथिंग 1 ही होगा, या फिर जी एक्स का वैल्यू 0, कोई भी नंबर का पावर 0 तो 1 ही होगा, है कि नहीं? या फिर सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि एफ एक्स बिलोंग्स टू, मेरी बात को अच्छे से ध्यान देना, या एफ एक्स इक्वल टू -1 एंड जी एक्स विल बी एन इवन नंबर। ये भी एक सिचुएशन हो सकता है कि एफ एक्स का वैल्यू -1 ले ले और जी एक्स का वैल्यू इवन नंबर ले ले। क्यों? -1 टू द पावर इवन नंबर का वैल्यू थी तो 1 ही होगा। मतलब अगर हमारे पास क्वेश्चन का टाइप ये दिया हुआ है ना, तो एक बार इसे सॉल्व कर दो, एक बार इसे सॉल्व कर दो, और एक बार इसे सॉल्व कर दो, और लास्ट में तीनों का यूनियन लेके चल देंगे हम लोग। क्यों? आइदर दिस वन और दिस वन और दिस वन, और मींस यूनियन होता ही है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का बात कर दूं, सॉल्व x-3 का मॉड टू द पावर 3x² - 10x + 3 = 1। अच्छे से ध्यान दो बेटा, समझो पहले। तो सॉल्यूशन में हमने क्या बोलना है, कॉपी पहले कर लेते हैं एक्सप्रेशन को, मॉडुलस ऑफ x-3 टू द पावर 3x² - 10x + 3 = 1। तो इक्वल टू 1 कहने का मतलब क्या मैं बोलूं कि इट इज ट्रू इफ, व्हाट इफ, यहां के अकॉर्डिंगली मॉडुलस ऑफ x-3 = 1 ले लेते हैं, या फिर 3x² - 10x + 3 = 0 लेते हैं, या फिर मैं ऐसा बोल देता हूं कि ये वाला वैल्यू -1, तो मैं बोलूंगा कभी नहीं होगा। ये सिचुएशन मॉडुलस का वैल्यू है -1 के बराबर तो कभी होगा नहीं। ध्यान देना, सिचुएशन ऐसा मैं बोल दूं मॉडुलस ऑफ x-3 = -1 एंड 3x² - 10x + 3 इज एन इवन नंबर। तो ये तो पहली बात हुआ नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि मॉडुलस का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हमारे पास ये दो सिचुएशन बनेगा। इस दोनों से पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। देखो सारे लोग, अगर मैं फर्स्ट से लेकर चलूं तो मॉडुलस ऑफ x-3 = 1, आई मीन टू से कि x-3 = ±1 आएगा। x-3 का वैल्यू एक बार 1 ले लेंगे और एक बार x-3 का वैल्यू -1 लेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 4 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, फिर मैं इसको लेकर चलता हूँ 3x² - 10x + 3 = 0। फैक्टराइज कर लेता हूँ मैं 3x² - 9x - x + 3 = 0। 3x कॉमन कर लेता हूँ इस दोनों में, तो आ जाएगा हमारे पास x - 3 और -1 कॉमन करूंगा तो x - 3 = 0। तो 3x - 1 एक फैक्टर हो गया और सेकंड फैक्टर x - 3 = 0। यहाँ से x का वैल्यू 1/3 और आ गया 3। तो देखो हमारे पास x का क्या क्या वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 1/3, 2, 3 और 4 आ गया। बढ़िया समझना, 1/3, 2, 3 एंड 4 आ गया। तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन में बड़े आराम से मैं पूछ सकता था कि फाइंड द, जस्ट लिसन टू मी, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन of the equation modulus of x - 3 to the power 3x² - 10x + 3 = 1। तो जनरली यहाँ पे बच्चों का व्यू क्या होता है पता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 1 2 3 4 यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 आया। बट इतना हड़बड़ा कर आंसर नहीं देना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है, जल्दीबाजी में कोई कदम उठाना नहीं है। आप ये ध्यान देना कि हमारे पास इसमें से पहले रूट को जब बताओ तो हमारे पास ध्यान देना, x = 3, अच्छे से समझो, x = 3 इसका भी रूट है। रूट करने का सेंस मतलब क्या होता है, x = 3 पे ये भी 0 हो जाएगा, और इनफैक्ट x = 3 जो हमारे पास आ रहा है इसका भी रूट आ रहा है, आई मीन टू से इसका भी रूट आ रहा है। बढ़िया ध्यान देना कि x = 3 इसका भी रूट है, x = 3 इसका भी रूट है। तो बोलना क्या चाहूंगा मैं कि एट x = 3 पुट करूंगा ना तो LHS हमारे पास क्या आएगा आप बताओ। LHS में 3 - 3 बोले तो 0 और 3 पुट करूंगा तो इसका रूट होगा तो 0 to the power 0, जो कि हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड। तो अब ये अनडिफाइंड क्या इक्वल टू डिफाइंड होने वाला है क्या, पॉसिबल है क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास x = 3 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास x = 1/3, x = 2 एंड x = 4 होगा। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगर इस इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 3 आएगा।
देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जेई में ना इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है और बड़े आसानी से बच्चे गलत कदम उठा देते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस वन इक्वल टू, ए ऑप्शन में ही 4 दे दिया, बी ऑप्शन में 3 दे दिया, सी ऑप्शन में 2 दे दिया, डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस दे दिया, या डी ऑप्शन में कुछ और आपके पास दे दिया जाए। तो जनरली बच्चों के पास ना माइंड आई मीन एग्जामिनेशन हॉल में माइंड से ज्यादा पेन काम करता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, फटाफट फटाफट किसी ने अगर बैच में देखा बहुत इजी क्वेश्चन आ गया तो पेन का स्पीड बढ़ गया और स्पीड बढ़ाते 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 आपके पास यहाँ तक ले गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 4 आ गया, देखा ए ऑप्शन में टिक किया और आगे निकल गया, लेकिन मालूम चला अरे यार हमने गलती कर दिया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप फाइनली आई मीन जल्दीबाजी मत करना आंसर देते हुए। कोई देखना कि कोई ऐसा रूट तो नहीं है जो हमारे पास इसका भी रूट हो गया और इसका भी रूट हो गया, तो उसको फाइनल आंसर से हटा देना, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइंड हो जा रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं यहां पे नंबर ऑफ रूट्स हमारे पास जो होगा 3 होगा। चलो एक क्वेश्चन और इस पे प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान देना सारे लोग। देखो अगर हमने क्वेश्चन में ये बोल दिया, ये भी देखो आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x satisfying x square minus 5x plus 5 to the power x square plus 4x minus 60 equal to 1 is A option -4, B 6, C 5 और D 3। अब देख लो यहाँ पे मॉड का कोई सेंस नहीं है, मॉड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर तीनों केसेस को हम लोग लेकर चलेंगे। क्या पहले बताओ, सॉल्यूशन की मैं बात करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1। मैं बोलूंगा इज ट्रू इफ पहला केस बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड केस, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0 कर दें, और मैं ऐसा बोलता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 बिलोंग्स टू आई मीन टू से इक्वल टू -1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बिलोंग्स टू इवन नंबर। ये थर्ड, तीनों से x का वैल्यू निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो आप बताओ यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसको इस साइड ले आओ तो हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर दो हमारे पास तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x और प्लस 4 इक्वल टू 0। इस दोनों में x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4, -1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, फैक्टर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया, तो x इक्वल टू 1 और 4 यहाँ से आ गया। अब यहाँ से लेकर चलो हमारे पास फैक्टराइज कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 है, कैसे फैक्टर करें बता सकते हो कोई? और फैक्टराइजेशन नहीं आ पाता है तो सबसे आसान सा तरीका, ध्यान दो सारे लोग, ध्यान दो यहाँ पे, फैक्टराइज अगर नहीं कर पाओ तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक के हेल्प से, x का वैल्यू -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a के हेल्प से, बट फैक्टराइज बहुत आसानी से कर सकते हो। इसको बोल सकते हैं ना कि प्लस हमारे पास 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0, x कॉमन कर लेते हैं इस दोनों में तो हमारे पास x प्लस 10 हो गया, -6 कॉमन करेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर x प्लस 10 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 6 और -10 आ गया। ध्यान दो, अब यहां से लेकर चलता हूं मैं, अच्छे से ध्यान देना सारे लोग। थर्ड केस, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू -1, इसको इस साइड ले आ देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहाँ से 2 एंड 3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, फैक्टराइज कर लोगे आराम से। लेकिन ये हमारे पास तभी सही है जब, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 ये होना चाहिए बिलोंग्स टू इवन नंबर। तो बोलना क्या चाहूंगा कि x के इस वैल्यू के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन इवन नंबर होना चाहिए,
तभी हमारे पास x का ये दो वैल्यू सॉल्यूशन का पार्ट होगा। तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं और x का वैल्यू 3 पुट करके चेक कर लेते हैं किस पे इवन नंबर आ रहा है। तो अगर मैं बोलता हूँ x का वैल्यू 2 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ध्यान देना, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 8, हमारे पास -16। तो आप बताओ इवन प्लस इवन, इवन इवन माइनस इवन, इवन तो बिलोंग्स टू इवन नंबर आ गया ये। इसका मतलब x इक्वल टू 2 होगा। लेकिन जैसे ही x का वैल्यू 3 पुट करते हैं यहाँ से, तो बताओ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 4 12 माइनस 60। आप बताओ इवन माइनस इवन, इवन, और इवन प्लस ऑड, ऑड। आई एम टू से ये बिलोंग्स टू हमारे पास ऑड नंबर आ गया। देयरफॉर x का वैल्यू 3 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो सॉल्यूशंस हमारे पास क्या क्या चला गया बताओ तो जरा। देयरफॉर सॉल्यूशंस आर, बताना, x का वैल्यू 1 4, अब यहां से देखो 6 -10, और यहां से देखना हमारे पास क्या आ गया 2। सारे को ऐड कर सकते हैं ना, तो आप बताओ तो 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस, और ये हो जाएगा -10। तो 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 3। ध्यान दो, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन गया 3, डी ऑप्शन। जो भी ऑप्शन आ गया, मतलब फाइनल आंसर हमारे पास ही आ गया। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ना? तो कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग एक्सप्रेशन को, आई मीन टू से कॉन्सेप्ट को, समझ में आ रहा है ना सबको? तो आइए एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अभी और मॉड का करते हैं हम लोग। ध्यान दो सारे लोग। अब जैसे एक बात बताओ कि अगर हमने क्वेश्चन में ये दे दिया आपके पास, सॉल्व मॉडुलस ऑफ sin x प्लस cos x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ sin x प्लस मॉडुलस ऑफ cos x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। मेरे को 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्यूशन चाहिए इसका। अब ये ध्यान देना, ये एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। मैं बोलूंगा ना यहाँ पे, इट इज ट्रू if sin x into cos x greater than or equal to 0। अब जरा देखो यहाँ पे बच्चे, समझने की कोशिश करना। इसको सॉल्व करने का हमारे पास दो मेथड है। एक 9/10 के अकॉर्डिंगली ऑब्जर्वेशन ले लो। दूसरा मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी का सामना करना, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो उसको। तो अभी मैं मानकर चल रहा हूं कि आप किसी बच्चे को भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी नहीं आ रहा है, या भी आ भी रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी के तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बट बेसिकली मैं आपके पास ना ऑब्जर्वेशन मेथड इस सेंस में, क्योंकि मैं बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप पहले बताओ कि ये दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू मेरे को 0 से बड़ा चाहिए। इसका मतलब है कि ये तो या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि तभी तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो आप बताओ तो दोनों का वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होगा? ये दोनों पॉजिटिव कहने का मतलब है कि sin x और cos x हमारे पास sin और cos दोनों पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो आंसर हम लोग बोल देंगे 0 से लेकर करके π/2 तक। समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान देना, दोनों का वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा? तो sin x और cos x नेगेटिव हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में ही होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर क्या बोल देंगे बताओ? पाई से लेकर करके हम लोग 3π/2 तक बोलेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो फाइनल आंसर हम लोग बोलेंगे x बिलोंग्स टू 0 to π/2 यूनियन π to 3π/2। लेकिन ध्यान में रहे, यूनियन हमारे पास अगर मैं 2 पाई लिया, बढ़िया समझना, 2 पाई पे देखते हैं पूरे का वैल्यू क्या होता है। तो sin 2 पाई का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। ये अलग बात है cos 2 पाई का वैल्यू 1 होगा, तो 0 × 1 0, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है? इसका मतलब है कि 2 पाई भी सॉल्यूशन का पार्ट होगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर बाय ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन से फायदा ये होगा कि बच्चे के माइंड में लगता है कि नहीं, हम लोग भी सोच सकते हैं, अच्छे से सोचने समझने की शक्ति तेज होगी। ठीक है ना? तो मॉड, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है मॉडुलस में आप लोगों को। और मॉडुलस का लेक्चर हम लोग यहीं पे अब समाप्त करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे
मॉडलस से आगे बेसिक मैथमेटिक्स, आई मीन टू से कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, जो टॉपिक होगा वो होगा लॉगरिदम। लॉगरिदम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लॉगरिदम बोल लो, लॉगरिथम बोल लो, जो बोलना है प्रोनाउंस करना है प्रोनाउंस कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग लॉगरिथम के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।